कभी आप गदा उठाते हो, कभी फटे कपड़े पहनकर जाते हो, जहां पर भी आपका नाम आता है वहां पर अपने आप में कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ जाती है? ऐसा क्या है? मतलब ये नंद किशोर गुज्जर के साथ में, या यूं कहें कि नंद किशोर गुज्जर इज इक्वल टू कंट्रोवर्सी? सर माइक ले लीजिए प्लीज। ऐसा नहीं है। हमें लोकतंत्र में जनता ने अगर चुना है तो अगर उनकी बातें नहीं करेंगे, हम उनके मसले हल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए मेरा एक भी स्टेप मेरा निजी एजेंडा कभी नहीं रहा है। मैं व्यक्तिगत अपने लिए कभी लड़ाऊं, मेरे ऊपर 100 घाव हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता को, किसी समर्थक को या किसी सनातनी को कोई जिहादी अगर परेशान करेगा तो हम महाकाल के भक्त हैं, उसके लिए हम काल हैं। और मुझसे ज़्यादा गांधीवादी व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। मैं गांधी जी को मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्रांति की बात या उसकी बात है, पर लेकिन आपकी वो बातें तो सारी क्रांति वाली होती हैं। नहीं, ऐसा कहाँ है। अगर हम कई ऐसे मौके आते हैं उनको आप दिखाते ही नहीं हो। जो हमारे ऐसे हैं जो जिनके लिए हम लौनी में अगर सबसे बड़ी गारंटी है शांति की तो हम हैं, तो वो क्रांति करने से थोड़ी शांति होती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो दिखाते हैं एक्चुअल में वैसे आप हैं नहीं, आप तो बस आवाज उठाते हैं और वो अपने आप ही बात बन जाती है। देखिए, आवाज के निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। हमें किसी को अगर मान लिया किसी ने प्रताड़ित किया, वो अधिकारी भी हो सकता है, वो कोई माफिया भी हो सकता है, और उसको अगर हम इंसाफ नहीं दिलाते तो मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं जो ईश्वर ने और मेरी पार्टी ने मुझे चुना है वो उसके साथ अन्याय है। पवन सिंघल जी भी हमारे साथ में हैं। गुज्जर साहब की बात तो सिंघल साहब आप सुन ही रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा काम है इंसाफ दिलाना। तो ये इंसाफ दिलाने का जो इनका तरीका है, ये पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग है कि नहीं? देखिए, हर व्यक्ति का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। दूसरा, हर राजनीतिक क्षेत्र अलग अलग है। तो हमारे आदरणीय विधायक जी, जो लोनी का क्षेत्र है, आप देखिए 2014 से पहले लोनी की क्या स्थिति थी, वहाँ किस तरह माफियागिरी और एक कितना आतंक था। अगर वहाँ के हमारे माननीय विधायक जी पूरे जोर शोर से मजबूताई के साथ अगर आम जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, चाहे उसके लिए इनको किसी से भी लड़ना पड़े, तो इनका एक अपना रास्ता है और मैं समझता हूँ लोनी के लिए वो बहुत ज़रूरी। मतलब इनका अंदाज पार्टी को पसंद है कुल मिलाकर। नेचुरल बात है, पसंद तो ये है। अपनी सरकार पर हमला बोल गए गुज्जर साहब, ये खामखा की हाइलाइट्स और हेडलाइंस हैं। मैं आप ही के पास आती हूँ सर, लेकिन एक बार मरगूब साहब भी हैं। मरगूब साहब, इस सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको लगता है कि जो आपके क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होती है, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 का, अपनी बात रखने का मौका दिया, और बात रखने का मौका भी ऐसे मंच पे दिया जहाँ बहुत जुझारू विधायक बैठे हैं जिनका यूपी नहीं बल्कि कई प्रदेशों का नाम है। देखिए, एक उपलब्धि जो इस सरकार की सबसे बड़ी मैं कह सकता हूँ वो कानून व्यवस्था है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो उस क्षेत्र के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। हम चूंकि रियल एस्टेट के अंदर हैं, बिल्डिंग्स बनाने का हमारा काम है, और सबसे ज़्यादा परेशानी कानून व्यवस्था की जो झेलते हैं वो बिल्डर झेलते हैं। कोई भी आदमी आकर पहले धमकाया जा करता था, लेकिन इस सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोई गुंडा, कोई बदमाश आकर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अब किसी को आके धमका सके। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारे व्यापार को ऐसा समझ लीजिए कि इसने, सिर्फ इस एक चीज़ ने हमारे व्यापार को इतना आगे बढ़ा दिया है कि हम खुद नहीं सोच सकते थे कि इतनी शानदार उपलब्धि हमारे सामने आएगी। क्योंकि हमने इससे पहले की जो सरकारें देखी थी उसके अंदर कानून व्यवस्था का हाल ये था कि हम दबे रहते थे, हम डर डर कर काम करते थे, लेकिन इस सरकार में हम खुलकर काम कर रहे हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं
वो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो अपने पैसे को सुरक्षित मानते हैं। सच्चाई भी है। रियल एस्टेट एक ऐसा बड़ा बिजनेस है कि जिसके अंदर सबको रोजगार मिलता है, मजदूर से लेकर पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर तक का उसके अंदर लाभ होता है। यदि उसको ये लगेगा कि मेरा पैसा सुरक्षित नहीं है तो कोई भी नहीं आ सकता, और अगर इन्वेस्टर को लगेगा कि जहां मैं पैसा लगा रहा हूं वहां कानून व्यवस्था ठीक है, मेरा पैसा सुरक्षित है, तो डेफिनेट है वहां पर इन्वेस्टर आएगा, और इन्वेस्टर आएगा तो हमारे प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छी जो है कानून व्यवस्था, हम इसकी सराहना करते हैं। कुछ साहब, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि कभी आप पुलिस को धमकाते हैं, कभी अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो ये मामला है क्या? इसी का जवाब देने के लिए मैंने आपसे आग्रह किया था। मैं कभी पुलिस वाले को सिंगल नहीं धमकाया। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति सरकार नहीं हो सकता, कोई एक अधिकारी अगर पूरे सिस्टम को, सरकार को बदनाम करने पर आ जाए, करप्शन के अंबार खड़े करे और वो लोगों की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल में डाल दे, तो वो अधिकारी कभी भी सरकार नहीं हो सकता। जो माननीय योगी जी की सरकार की मंशा है करप्शन और क्राइम पे जीरो टॉलरेंस, तो उसमें जो बाधक होता है उसको ऐसा नहीं हम पहली बार उससे कभी ऐसा होता है, उसके पीछे के कई कारण होते हैं, और बिना एविडेंस के और बिना जब लोगों का इनपुट होता है हम कभी बात को नहीं कहते। कई बार बात लखनऊ में पहुंचने में कहीं ना कहीं विलंब होता है, जिसके कारण, क्योंकि अधिकारियों का एक ऐसा नेटवर्क है और वही अधिकारी हैं, कोई सरकार आए कोई जाए, आम आदमी की ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। और मेरी पार्टी में कम से कम सही बात को कहने के लिए जो लोकतंत्र है वास्तविक वो है, तो मैं कहता हूं किसी और पार्टी में नहीं कह सकता कोई, क्योंकि वो एक व्यक्ति की पार्टी है, तुरंत बाहर कर दिया जाता है। अभी अखिलेश जी ने बयान दिया कि गाय से बदबू आती है, इसको आप लोगों ने नहीं उठाया, ये बहुत बड़ा विषय था। गाय इस ब्रह्मांड की जननी है, वेद ने अगर गाय को माँ कहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, और अमेरिका ने भी डॉक्टर काऊ कहा है गाय को, मतलब इतनी उपयोगी है। और एक नेता कह रहा है कि बदबू आती है, तो ये ऐसे लोग जो हैं राजनीति में, उनके जो कहीं ना कहीं सरप्रस्त जिनके ऊपर हाथ था अधिकारियों के, वो अधिकारी आज भी सत्ता में हैं, तो उनको वो आदत है बेईमानी करने की, लोगों को प्रताड़ित करके उनसे वसूली करने की। तो जो इस तरह के लोग आते हैं, भगवान भोलेनाथ मेरे ही दरवाजे पे भेज देते हैं और उनका सत्यानाश हो जाता है। फिर ऐसे 3 IPS सस्पेंड हुए हैं। तो यहाँ कई चीजें ऐसी थी जो तो सरकार, जानबूझकर आपके पास तो नहीं भेज रहे कि आप ही इलाज करो? नहीं, भगवान कुछ करते हैं, वो मेरे ही पास आ जाते हैं। मैंने कहा एक दिन पहले कि ये ठीक नहीं है एक दरोगा को, और उसने इधर उधर हमारी बात को झुटलाना चाहा, अगले दिन वो पकड़ा गया रंगे हाथ, सस्पेंड हो गया, जेल गया। पर गुज्जर साहब, एक बात बताओ, अगर अखिलेश कहें ए पुलिस, तो आप लोग उस पर इतना बवाल करते हो कि देखिए क्या तरीका है, और आप अगर उसी लहजे में बात करें तो आप कहते हैं कि ये हमारे काम कराने का तरीका है। नहीं, हमने कब कहा पुलिस को गलत? पुलिस में तो मेरे बड़े भाई इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके आज तक पुलिस ही नहीं है। और जो ये तो अच्छी बात है कि माननीय योगी जी की सरकार में कम से कम एक भय है, कार्रवाई होती है। अदरवाइज जो लोग विरोध करते थे, जो लोग शिकायत करते थे, वही जेल चले जाते थे। तो कोई नाराजगी तो नहीं है ना सरकार को लेकर आपके मन में? मैं सरकार से क्यों नाराज हूँ? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं पहुंच रही, अधिकारी नेक्सस बनाकर बैठे ना पहुंचे, वो विलंब हो रहा है, तो कहीं पर कोई दिक्कत? मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, कम से कम जिस काम के लिए मेरी पार्टी ने और भगवान ने और लौनी की जनता ने मुझे चुना है, मैं उनके लिए ईमानदारी से लड़ रहा हूँ, और उस पर रिजल्ट भी आता है, भले ही टाइम लगे उसमें, वो अलग विषय है। और पार्टी इस बात को समझती है। भाई, हमने कहा था, हम राजनीति में जब आए थे, कि अगर हमारी माँ ने कहा था, हम राजनीति में नहीं आना चाहते थे, हमने गाय को कटते हुए देखा, एक बेटी को उठा लिया। गाजियाबाद जिला जो मूवी है, जिला गाजियाबाद, वो लौनी के क्राइम पे बनी थी, गैंगवार हुई थी, और उस गैंगवार में 4-5 राज्यों के लोग मरे थे। भूमाफिया किसकी जमीन छीन ले, लौनी लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आज लौनी में जीरो क्राइम है। जो जमीनें 7,000 रुपये गज कोई लेना नहीं चाहता था, वहाँ 1 लाख रुपए मीटर के रेट में जमीन नहीं मिलती है। आज वहाँ नक्शा बदला है, वहाँ एक भी 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था, आज 2-2 बने हैं, डिग्री कॉलेज बना है, हॉस्पिटल बनी है, बिजली का अभूतपूर्व काम हुआ है, 14 बिजली घर बने, तमाम सड़कें थी नहीं। और अपराधियों का यह हाल था कि शाम को तो छोड़िए, ये जो आसपास के जिले वाले लोग हैं, इनसे पता करो कि किस तरह का क्राइम था। नहीं, मुझे पता है अच्छे तरीके से, मैंने लोनी को बहुत ही करीब से देखा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका, आमतौर पर कहते हैं कि दिल्ली से सटा हुआ कोई भी इलाका होता है तो उसकी तरक्की बहुत जल्दी होती है, लेकिन ऐसा क्या रहा कि लोनी में विकास आते आते इतनी देर हो गई? मैंने कारण बताया ना आपको कि वहाँ
सरकारों ने दिल्ली का बॉर्डर होने के कारण जितने भी प्रकार के अपराध थे, जितने प्रकार का नशा था, आतंकवादी तक जो पार्लियामेंट पर हमला किया, लोनी से अरेस्ट हुए, तो ये सारी चीजें थी कि लोनी को लेकर के लोगों के मन अब में एक लोनी साफ दहशत हो थी। चुका है ऐसे लोगों से? अब लोनी साफ हो चुका है ऐसे लोगों से? नहीं, साफ है। मैं खुद घूमता हूँ रात में, हम पुलिस तो पुलिसिंग करती है, मैं 2 रात घूमता हूँ पूरी रात कि पुलिस वाले सो तो नहीं रहे हैं, कोई पुलिस वाला नशे में तो नहीं है, लोगों के यहाँ कोई अपराधी तो नहीं घूम रहे हैं। तो ये जो मेरी ड्यूटी है, जो जनता ने मुझे बनाया है, तो तो उनके लिए लोनी की पुलिस में एक योगी जी का खौफ होता होगा, दूसरा आपके नाम से थर-थर नहीं, कांपते हम होंगे खौफ वौफ हमारा नहीं है, हमें हम कोई खौफ वौफ नहीं है। जो सही बात है हम उसको कहते हैं, और जो बेईमानी करता है वो जेल जाता है, सस्पेंड नहीं होता वो। और लॉनी में ही ये ताकत है। आपने देखा होगा बॉर्डर पे मैंने जब तक जेल नहीं गया दरोगा, 2000 रुपए रिश्वत लिए, एक व्यक्ति से मेरे पास रोता हुआ आया। ऐसी एक घटना नहीं है। और आज से नहीं, 25 साल से, चाहे सपा की सरकार रही, बसपा की रही, और आज मेरी सरकार है। अगर किसी अधिकारी ने, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तब भी, अगर एक दरोगा ने 50 रुपए लिए, 6 महीने जेल में रहा। ठीक है। पवन सर आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त देश में एक देश एक चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है। अभी तक सरकार के ऊपर ये आरोप लगे कि फैसलों को लेकर आ जाते हैं, सीधे लागू कर देते हैं, वो चाहे वक्फ रहा हो, चाहे 3 तलाक रहा हो, चाहे CNRC रहा हो। लेकिन क्या इस बार ये तैयारी पार्टी कर रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर पहले लोगों को भरोसे में लिया जाए, ताकि इस तरह का कोई विरोध जो बाद में होता है वो इस बार ना हो? नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड पे ही जो अधिनियम लाए, इसमें कहीं एक तरफा नहीं है। पहले सभी लोगों से राय ली गई, देश के लाखों करोड़ों लोगों से उनकी राय ली गई, और आप देखें संसद में आज तक की सबसे लंबी बहस अगर किसी विषय पर हुई तो वक्फ अधिनियम पर हुई। 16 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में उस पर चर्चा हुई। उससे पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जिसने पूरे देश में घूमकर सब लोगों की राय ली, मौलवियों की राय ली, सब लोगों की राय ली। आम उन गरीब मुसलमानों की भी राय ली गई जो इस कानून के से बहुत पीड़ित थे, जिनकी ज़मीनें वक्फ के नाम पर कब्जाई गई थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार अपने मन से लाती है। ऐसा नहीं है, सरकार पूरे आम जनता की राय लेकर काम करती है, और वक्फ कानून सभी की राय से लिया गया। और इसी प्रकार जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, मैं समझता हूँ ये देश की तकदीर बदलने वाला कानून होगा। क्योंकि आज आप देखिए, हिंदुस्तान में हर 6 महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। आज पंचायत के चुनाव है, कहीं फिर जिला पंचायत के चुनाव है, फिर विधानसभा के चुनाव है, फिर नगर पालिका के चुनाव है, फिर MLAs के चुनाव है, फिर MP के चुनाव है। इससे क्या है, सबसे बड़ा जो हमारा विकास की गति है उसमें एकदम ब्रेक लगता है। चुनाव आने के बाद सारे अधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं होता। जो काम चलते रहते हैं वो काम रुक जाते हैं। मान लो सड़क बन रही है, कोई भी विकास का कार्य हो रहा है, उसमें वो पैसा रुक जाता है। तो एक चुनाव और 1 इलेक्शन 1 नेशन, आप ये समझिए, इससे भारत की GDP भी कम से कम आधा से 1% बढ़ने का काम करेगी। जो चुनाव में खर्चा है 6-7 लाख करोड़ रुपए का विभिन्न चुनाव में, वो खर्चा एक ही समय में 10% चुनाव का खर्चा रह जाएगा। और जो विकास कंटिन्यू चलना चाहिए, आप देखिए, एक गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, हम नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, अगर उसमें हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे ब्रेक लग जाए तो वो स्पीड हमारी 100 की घटकर 30, 40, 20 पे आ जाती है। इसी प्रकार जो देश के चुनाव हैं, जहाँ स्पीड पकड़ते हैं, विकास की गति प्रारंभ होती है, तभी कोई ना कोई चुनाव आ जाता है। आप प्रदेश में देख लीजिए, हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, और उस चुनाव से सारा विकास ठप होता है। एक देश एक चुनाव, मान लो विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, प्रधानी, सब चुनाव एक साथ होंगे तो निश्चित ही 5 साल गवर्नमेंट की एक योजना बनेगी, और वो 5 साल के हिसाब से अपनी योजना बना के काम करेगी। उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, वो ब्रेकर कोई नहीं होगा। जो गाड़ी 100 की स्पीड से चलनी प्रारंभ हुई वो 100 तक ही चलती रहेगी। तो जो विकास आज 20% हो रहा है वो 100% विकास होगा। और जो आदरणीय मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत का 2047 का, वो तभी पूर्ण होगा जब हमारी GDP आज 6.5% के आसपास है। ये GDP प्रति वर्ष
8, 8.5, 9% पर जाए। और मैं समझता हूँ अगर जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हमारा हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन, तो जीडीपी भी हमारी 8-9% जाएगी। और उसी के अंतर्गत जो आज आपका विषय है आत्मनिर्भर भारत, ये भी विकसित भारत का सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि हर क्षेत्र में जब भारत स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम किसी पर भी निर्भर ना रहें, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे वो हमारी चिकित्सा हो, चाहे वो हमारा औद्योगिकरण हो, चाहे वो हमारे रक्षा का क्षेत्र हो। आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में 2014 से पहले 80 करोड़ का हम लोग निर्यात करते थे और लाखों करोड़ रुपए का आयात करते थे। आज पिछले 7-8 साल में ही 22,000 करोड़ का निर्यात हमारे रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार ने किया और आगामी 2029 तक 1 लाख करोड़ रुपए सालाना हमारे रक्षा उत्पादन के निर्यात करने की भारत सरकार की योजना है। तो कब हम विकसित भारत बनेंगे? हम विकसित भारत तभी बनेंगे जब हम हर क्षेत्र में स्वावलंबी होंगे। आज अभी हमारे मंत्री जी चर्चा कर रहे थे चिप की, तो ये कोई भी फील्ड हो, बैटरी का फील्ड हो, चिप का फील्ड हो, या आप देखिए कि 2014 तक इस भारत में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। जो मेडिकल क्षेत्र 40 अरब डॉलर का जो पूरी हमारे एक मेडिकल सेक्टर का काम था, आज वो 350 अरब डॉलर का हमारा उसमें मतलब ग्रोथ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। आप देखिए हमारे यहाँ जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो हिंदुस्तान में एक एम्स होता था केवल दिल्ली का, उन्होंने 6 एम्स की स्थापना की। लेकिन उसके बाद फिर दुर्भाग्य रहा कि 14 तक वो 6 एम्स ही चले। आज हिंदुस्तान के अंदर 22 एम्स रनिंग कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम हर फील्ड में जब आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित ही हम 2047 तक विकसित भारत भी होंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि 2047 के जिस विजन की बात पीएम मोदी करते हैं उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। मरगूब साहब, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप उस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। पर मैं एक बात जानना चाह रही हूँ कि अचानक से क्या हुआ कि रियल एस्टेट में इतना बूम देखने को मिला कि 100 रुपए की चीज़ अब 300 रुपए की हो गई, 400 रुपए की हो गई। ये इतना तगड़ा बदलाव कैसे? और यहाँ बैठा हर आम इंसान आपकी तरफ देख रहा है, ये सवाल का जवाब आप देंगे क्या? सही कह रही हूँ ना मैं? हाथ उठाकर जरा बताओ कौन कौन इस सवाल का जवाब चाह रहा है। देखो सारे लोग जानना चाह रहे हैं आपसे। इत्तेफाक ये है कि आपने जो मुझसे सवाल किया उसका जवाब विधायक जी पहले दे चुके। ये सच्चाई है। अकेले लोनी नहीं, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, सब जगह रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी इसलिए बढ़ रही है कि भूमाफिया गायब हो गए, लोगों के साथ झगड़ा करने वाले गायब हो गए, लोगों की प्रॉपर्टी पर लोग कब्जा करने वाले गायब हो गए। कई चीजें हम अपने जमाने में ऐसी देखते थे आज से 10 से 12 साल पहले कि किसी आदमी ने अपने बिचारे ने पैसे जोड़े, कोई प्लॉट खरीदा, उसके प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर लिया। आज किसी की हिम्मत नहीं है तो आदमी बेफिक्र होकर जो अपने जोड़े हुए पैसे हैं वो रियल एस्टेट में जाके लगाता है। अब जब डिमांड ज्यादा आएगी, उत्पादन कम होगा, तो डेफिनेटली रेट बढ़ेगा। अब तेजी के साथ में चूंकि भारत विकास कर रहा है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क बनाने का है। पहले क्या होता था, यहां से मुरादाबाद जाने के लिए सोचना पड़ता था, 3 घंटे लगते थे। आज आदमी प्लानिंग करता है कि 1 घंटे नहीं तो 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आज कनेक्टिविटी शानदार हो गई। तो जो प्रॉपर्टी आसपास सराउंड थी, आज हम अक्षरधाम से चलते हैं, प्लान करते हैं मेरठ जाना है तो हम कहते हैं एक्सप्रेसवे से निकल जाएंगे। अक्षरधाम से हापुड़ जाना होता तो कहते थे आप 40 मिनट में हापुड़ आ जाएगा। पहले अक्षरधाम से हापुड़ जाने का मतलब होता था 2 घंटे लगेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से प्रॉपर्टी अपनी कीमत पा रही है और ये और बढ़ेगा। आज जो डेवलपमेंट एनसीआर का हो रहा है उसमें अभी प्रॉपर्टी और ऊपर जाएगी क्योंकि लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार काम चल रहा है। और वाकई आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, सड़कों का बनना। क्योंकि जब हम पूरी दुनिया में जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि हाईवे बहुत शानदार हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज हमारा देश
किसी से कम नहीं है। आज हम सड़कें बहुत शानदार बना रहे हैं, आज हम बिल्डिंग बहुत शानदार बना रहे हैं। और मुझे ये कहने में गर्व है कि हमारी जो कंपनी है सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स, पिछले 35 सालों में हमने 35,000 लोगों को आवास बना कर दिया है। 35,000 आवास जो हमने 35 साल में बनाया, आज की जो क्षमता है तो हमें लगता है कि 35,000 आवास आज हम 5 साल में बना सकते हैं, क्योंकि पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, मुश्किल थी। आज हम जल्दी काम कर सकते हैं। तो ये हमें जो बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है, ये सपोर्ट मिल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी विकसित भारत में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सर लेकिन आपसे एक आम जनता का जो कंसर्न है उस पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हालांकि जो आपकी कंपनी है वो एक बेहतर काम कर रही है, आप लोगों को आवास पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो अपने मुनाफे के लिए पुअर क्वालिटी का सामान यूज कर रहे हैं और उससे लोगों की जान पर बनाती है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे बिल्डर्स जो लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं? पहले क्या था, कोई भी आदमी बिल्डर बन जाता था। अब बिल्डर बनने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेरा बना दिया। आप रेरा के अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा कायम होगा। रेरा में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको बताना होगा कि ये आपकी लैंड आपने अमुक व्यक्ति से खरीदी, ये लैंड है, ये आपके अंदर, ये आपने अथॉरिटी से नक्शा पास कराया, ये मैंने इसकी फीस जमा करी है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले क्या था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो लोगों को पता नहीं था कि कौन आदमी जो बेच रहा है वो उस जमीन का मालिक है भी या नहीं है, किसान से पैसा पूरा दिया या नहीं दिया। लेकिन अब धीरे धीरे जब ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये सब चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं, और मुझे लग रहा है कि और तेजी के साथ में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे हमें बड़ा फायदा होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। गुज्जर साहब, मेरा एक सवाल आपसे और है, क्योंकि इतने सारे विरोध प्रदर्शन हमने वक्फ को लेकर देखे। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि कौन लोग हैं जो वक्फ के नाम पर, CNRC के नाम पर इतना मिथ फैलाते हैं और लोग सड़कों पर आ जाते हैं? गुज्जर साहब। हाँ जी, आप ही से पूछा। सवाल है ये तो उनको पूछना चाहिए था, लेकिन वक्फ के नाम पे अब मेरा सवाल ये है कि वक्फ जो ये अपने आप में ही गलत है। आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, पवन साहब सुनेंगे इस बात को? जिस सवाल का मैं समर्थन नहीं करता। देखिए, वक्फ जो है ये एक अन्याय है। जब आप पीछे जाएंगे तो ये भारत के लोगों के साथ अन्याय है। वक्फ जो है उन गरीबों की जमीन है जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर किया। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। जो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम है, इंडियन का मतलब है जो भारत के हिंदू में से ही मुसलमान बना है, जो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान का मतलब है जो गुर्जर है, जाट है, कहीं कश्यप है, कहीं बढ़ई है, पंचाल है, मैंने इसीलिए हिंदुस्तानी कहा। और वो अपने आप को सलमानी लिखते हैं, जो सैन नाई। तो ये जो लोग थे, इनकी जो लैंड थी, जमीनें थी, उनके ये लोग लड़े। उन जो बर्बरता करने वाले लोग थे, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को जोहर करना पड़ा, कत्लेआम हुए। और आज दुर्भाग्य है कि वक्फ की संपत्ति उन्हीं लोगों के पास है जो अरब से आए थे या जो इंडियन मुस्लिम नहीं है। तो जो यहाँ मूल निवासी हैं, वक्फ से उनका कोई विचारों का अधिकार ही नहीं है, ना उनके फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो देश की राय लेकर के जिस तरह से 3 तलाक का मसला था, 3 तलाक को जो मुसलमान से अगर बात करेंगे आप, आम व्यक्ति से, जो गंभीर व्यक्ति नहीं है और जो थोड़ा सा अतिवादी है, तो इसका विरोध करेगा। लेकिन वही मुस्लिम जो वास्तव में परिवार वाला है और जिसकी बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसको 3 तलाक कह करके छोड़ा गया है, वो इस बात का समर्थन करता है। लौनी में 100 बहनें ऐसी हैं जो हमको राखी बांधती हैं, जिनके परिवारों को हमने उनको तलाक से मुक्ति दिला करके उनके पतियों को कहा कि अगर लौनी में रहना है तो इनको वापस रखो घर में, नहीं तो जेल जाओगे। और ये तलाक का जो हमें जो 3 तलाक को जो समाप्त किया है, इसके द्वारा उनके जो घर बसे हैं, कई बार लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट तुम्हें कैसे मिलता है, तो हमने कहा हमारे लोग ऐसे हैं जो बंकर की तरह छुपे हुए हैं, और जब चुनाव होता है वो बाहर निकल के आते हैं, वो किसी के नहीं सुनते हैं। क्योंकि कई बार देखते होंगे, मीडिया के बंधु कह रहे थे कि आपका तो हर बार IB वाले, मीडिया वाले बोलते हैं कि चौथे नंबर पे आ रहा है, फिर आप पहले नंबर पे आते हो। तो मैंने कहा हमारा वोटर भी वो है जो हमारे लिए जान दे सकता है, इसलिए हमें चिंता नहीं होती है। हम पूरे 5 साल लोगों के लिए आपका काम करते हैं। लेकिन मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, वक्फ के साथ जो जिस तरह से आप मेहरौली से लगी है, मेहरौली जाट समाज की गाँव है,
उसके अलावा जितना भी वहां से तुगलकाबाद से लेकर के और करावल नगर तक सारी जमीन गुर्जर जो थे आज भी गांव गुर्जरों के ही हैं, या उनके साथ रहने वाले ब्राह्मण थे, जाटव थे जो थोड़ी, क्योंकि जमींदार गुर्जर थे, तो ये लोग लड़े दिल्ली के लिए। हमारे गांव के गांव जलाए गए, जौहर किया, गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने मुकाबला करते रहे और देश को बचाए रहे। उसके बाद भले ही सत्ता छिनी, लेकिन वो लोग या तो कन्वर्ट हुए, कई जगह कन्वर्ट हुए तो जमीन तो उन्हीं की थी। अब वो चाहे मुसलमान है हिंदू है, उनकी वापिस उनको होनी चाहिए, लेकिन उसके मालिक कौन है? जो अरब से आए हुए हैं, जो अपने आप को पठान बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तुर्क बोलता है। तुर्क हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं, जो कहीं हमारे यहाँ महेशरे बोल देते हैं, त्यागी बन गए हैं, कहीं गुर्जर हैं, कहीं उनको मूले जाट बोल देते हैं, ये जमीन उन लोगों की है, उनको वापस होनी चाहिए। तो उनके साथ इंसाफ अधूरा है अभी। ये जो वक्फ के नाम पे जमीन पे जो कब्जा है, ये उन गरीब मुसलमानों के लिए फायदे के काम आनी चाहिए। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक विजन के साथ शुरू किया है, क्योंकि शुरुआत में तो जो मठाधीश हैं वो गरीब लोगों तक लाभ अगर पहुंच गया, जिस तरह से कश्मीर में एक घटना हुई है और जो ये नीचता की है, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान निश्चित तौर पे तबाह होगा और पाकिस्तान की नस्लें मिट जाएंगी और पाकिस्तान नाम का कोई नक्शा पे रहेगा नहीं दुनिया में, ऐसा मैं मानता हूं। जिस तरह की तैयारी है, क्या जवाब होना चाहिए पाकिस्तान को? निश्चित तौर पे हिसाब उसका होने वाला है। और ये मोदी जी के रहते हुए ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों को कोई कहीं आकर के जिस तरह से, ये बहुत मैं समझता हूं कि शब्द नहीं है, एक एक हिंदुस्तानी बहुत दुखी है। जिस बेटी की शादी हुई है 4 दिन पहले, उसको अगर उसके पति को उनके सामने मार दिया जाता है, तो ऐसी घटना आजाद हिंदुस्तान में नहीं देखी। इसलिए पूरा देश माने मोदी जी के साथ, देश के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, एक एक मुट्ठी रेत डाल देंगे तो मिट जाएगा। उसी तरह जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वक्फ वाला, 3 तलाक का मसला था, या मुस्लिम समाज के जो ये पसमानदा समाज है जिसको उसके राइट्स नहीं मिले हैं, उनके लिए जो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स आएंगे 5 साल बाद। उसके बाद आज कश्मीरी रो रहा है इस घटना के बाद, टूरिज्म समाप्त हो गया, अब वो भूखे मरेंगे, तो वो खुद ही आतंकवादियों को घेर के मारेंगे। ये सिचुएशन हो जाएगी। उन्होंने जो 370 हटने के बाद वहां की तरक्की को देखा है, वो लोग खुशहाल हुए थे, लेकिन आतंकवादियों को वो ठीक नहीं लगा। लेकिन अब आतंकवाद का ये अंतिम दिन है और भारत की जो फौज है वो भी तैयार है। मैं जल्दी से एक रैपिड फायर आपके साथ करूंगी। गुजर साहब, आपके साथ मेरा रैपिड फायर रहेगा। फेवरेट लीडर? 10 सेकंड है आपके पास। फेवरेट लीडर? नहीं, मेरे पास पूरा टाइम है। मैं लेट आया हूँ। फेवरेट लीडर बताइए सर। फेवरेट लीडर, आपका पसंदीदा नेता कौन है? फेवरेट लीडर मेरे माने राजनाथ सिंह जी। स्ट्रॉन्ग लीडर? स्ट्रॉन्ग लीडर माने मोदी जी। फायरी फीमेल लीडर? फीमेल लीडर, हाँ, अगर देखा जाए तो मैं इंदिरा जी को मानता हूँ। यूपी को अगर एक शब्द में बताना हो तो क्या बोलेंगे? यूपी आज विकसित यूपी के रूप में है। मैन इन एक्शन? मैन इन एक्शन के रूप में अगर देखा जाए तो माननीय अमित शाह जी। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जी भी स्टेट में है। अखिलेश यादव? अखिलेश जी तो देखिए वो कंफ्यूज है। मायावती? मायावती जी एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए जानी जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा के लिए। ओवर टू यू आकांक्षा। बहुत भाई तालियां एक बड़ी जोरदार होनी चाहिए।